नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मोह। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में एमबीबीएस और एमएस के टॉपर्स को गोल्ड मेडल बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। राज्य के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री वसुदेव पांडे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एक एक करके सभी विजेताओं के नाम की उद्घोषणा हो रही थी। एमबीबीएस के विद्यार्थियों को मेडल मिल चुका था, अब एमएस के विद्यार्थियों की बारी थी। तभी एक नाम की उद्घोषणा हुई। वंदिता उपाध्याय, टॉपर ऑफ मास्टर ऑफ सर्जरी इन कार्डियक। अपना नाम सुन एक युवती अपने स्थान से उठी। बादामी रंग की साड़ी पर लाल बॉर्डर और उसी से मिलता जुलता ब्लाउज, चंपई रंग की काया तो मानो तो ईश्वर ने स्वयं तराशी हुई हो। चेहरे पर इतना तेज कि स्वयं मंत्री जी की आंखें बरबस उसको देख रही थी। उफ, कितना तेज है लड़की के चेहरे पर, मानो स्वयं साक्षात सरस्वती, मन ही मन सोचते हुए मंत्री जी। वंदिता आती है और अपना मेडल ले नीचे चली जाती है। परिवार के लोग सबसे पीछे खड़े तालियां बजा रहे होते हैं। मंत्री जी का ध्यान उधर जाता है तो एक चेहरा जाना पहचाना लगता है, मानो कहीं देखा हो। कार्यक्रम आगे बढ़ता है और पुनः मंत्री के लिए धन्यवाद भाषण के पश्चात समाप्त हो जाता है। मंत्री जी का पीए भोला वर्मा उन्हें आगे के कार्यक्रम बताते हुए चलने के लिए कहता है। वे उसके कान में कुछ कहते हैं, वो बाहर की तरफ चला जाता है। मंत्री जी चांसलर से यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए कहते हैं। चांसलर को आश्चर्य होता है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में रहने वाला व्यक्ति इतना सहज भी हो सकता है। मंत्री जी यूनिवर्सिटी देखने निकलते हैं। इधर मंत्री जी का पीए वंदिता और उसके घर वालों को ढूंढ करके चांसलर ऑफिस ले आता है। इधर मंत्री जी की यूनिवर्सिटी के कुछ एक हिस्से को देख करके उनके संबंध में कुछ परामर्श दे करके चांसलर से अपना ऑफिस दिखाने को कहते हैं। तभी भोला वहां आता है और इशारा करता है। वो उसके कान में कुछ कहते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। भोला चांसलर को छोड़ करके बाकी सबको बाहर ही रोक देता है। मंत्री जी अंदर ऑफिस में आते हैं। वंदिता और उसका परिवार ऑफिस में ही बैठा होता है। मंत्री जी को देख करके सब खड़े हो जाते हैं। चांसलर आगे आता है और वंदिता की परिवार को देख थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन माहौल को सामान्य करने के लिए कहते हैं, मीट मिस यू वंदना, ब्रिलियंट्स गर्ल। इधर चार आंखें एक दूसरे को लगातार रह रह करके देख रही थी। अंत में पांडे जी ने खुद आगे बढ़ करके वंदिका के पापा राजेश उपाध्याय का हाथ थाम लिया और बोले, राजू तेरी नजर इतनी कमजोर हो गई है कि तू बचपन के दोस्त को भी भूल गया। वसु मेरे दोस्त, ये कह करके राजेश मंत्री जी के गले लग जाते हैं। तू कितना बदल गया है, और एक बार गया तो ऐसा गया कि फिर कभी पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। कैसे पहचान पाता मैं, राजेश ने उलाहना दिया। पर तुम तो आज भी राम जी जैसे ही हो, इसलिए मैं झट से पहचान गया। राजेश जी सच में बड़े संजीले थे। अगर कनपटी के बाल न पके होते तो कोई कहता ही नहीं कि ये दो बच्चों के बाप हैं। बचपन में रामलीला में राम जी का रोल करते करते राम जी के सारे गुण आ गए थे। वसुदेव, अच्छा अब छोड़ो पुरानी बात। अरे भाभी जी से नहीं मिलवाओगे? राजेश, हाँ हाँ इनसे मिलो, ये है मेरी पत्नी मधु और मेरी बेटी वंदिता। एक बेटा भी है मगर घर पर है। पांडे जी मधु से नमस्कार करते हैं और वंदिता की तरफ मुड़ जाते हैं। वे राजेश से कहते हैं, साक्षात सरस्वती है तुम्हारी बिटिया राजू, पिछले जन्म जरूर तूने मोती दान किए होंगे। राजेश, सच कहा तुमने वसु, सच में सरस्वती है मेरी बेटी। पांडे जी, अच्छा दोस्त, कई अन्य कार्यक्रम हैं इसलिए चलना होगा। तुम तो जानते ही हो कि कितना व्यस्त कार्यक्रम होता है। वैसे तुम्हें कोई काम ना हो तो साथ ही चलें, बातें भी हो जाएंगी और मुझे लेट भी नहीं होगा। मंत्री जी के पीए के कान खड़े हो गए।
कि कैसे अपने पड़ोस की मक्खी को भी अपने पास न फटकने देने वाले मंत्री जी इस परिवार पर इतने मेहरबान क्यों हैं। राजेश, हाँ हाँ क्यों नहीं। सब बाहर आते हैं। मंत्री जी की स्कॉर्पियो आगे लग जाती है। सबसे आगे मंत्री जी, बीच में राजेश जी और उसका परिवार और सबसे पीछे भोला। गाड़ी चलती है और भूली पुरानी यादें दोहराई जाती हैं। राजेश जी अपने बैंक मैनेजर होने की बात बताते हैं। मधु और बंदिता दोनों शांत हो गाड़ी में बैठी थी। फिर पांडे जी कहते हैं, भाभी जी अगले हफ्ते घर में पूजा रखी है, अगर आप सपरिवार आए तो मुझे खुशी होगी। भोला की छठी इंद्री और सक्रिय हो गई। मधु राजेश की तरफ देखते हुए कहती है, जैसा ये चाहें। पांडे जी, अरे वो क्या मना करेंगे। राजेश, जरूर आएंगे वसु। तभी उनका चौराहा आता है तो पांडे जी उनसे विदा लेते हैं। राजेश उनसे घर आने की बात कहते हैं तो वो भीड़ जुटने की बात कह करके फिर कभी आने को बोलते हैं। घर पहुंचने पर एक 60-65 बरस की महिला दरवाजा खोलती है। बंदिता उनसे गले लिपट कहती है, लो बुआ, आज आपकी नकबहनी डॉक्टर बन गई। ये है ममता बुआ। फूफा जी के मरने और इनके इकलौते बेटे के एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लंदन में बस जाने के बाद बुआ राजेश जी के साथ आकर के रहने लगी थी, जो बंदिता को हमेशा नक बहनी कह करके चिढ़ाया करती थी, क्योंकि बचपन में उसकी बहुत नाक बहती थी। बुआ, अरे मेरी लाडो, तूने तो हमेशा ही मान बढ़ाया है हमारा। अच्छा तो मैंने क्या घटाया है बुआ जी। बंदिता का छोटा भाई अंशु उर्फ अंशुल झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला। बुआ, अरे नहीं मेरे लाल, तुम दोनों ही तो मेरा मान हो। तुम्हें तो देख जी रही हूँ, नहीं तो मैं तो तब ही मर जाती जब उस नालायक ने उस पाकिस्तानी से शादी कर ली और वापस नहीं आया। राजेश, दीदी आप फिर शुरू हो गई। बुआ, क्या करें बाबू, ये तो दुखती रंग है ना, चाहूं तो भी दब ही जाती। मधु जी, अच्छा अब सब बातें बंद करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। उधर पांडे जी की गाड़ी में भोला के पेट में गैस हो गई थी। उसे मंत्री जी का यह व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले वे अपने पहले के किसी भी जानने वाले से यूं खुले दिल से नहीं मिले और अपनी गाड़ी में तो किसी सगे संबंधी तक को नहीं बैठाया। अतः उसकी हरकतें देख मंत्री जी खुद बोल पड़े, कुछ परेशानी है क्या भोला, ये कैसा मुंह बना रहे हो। भोला, छोटा मुंह और बड़ी बात साहेब, पर आज की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। पांडे, सब समझ आ जाएगा भोला, बस मुंह बंद और आंखें खुली रखो। भोला, जी साहेब। बंदिता के घर सब खाना खा रहे होते हैं, तभी राजेश जी बुआ से कहते हैं, दीदी तुम्हें वसु याद है, हरिमोहन काका का लड़का। बुआ, अरे हाँ वो वसुआ ना, हाँ इतने दिनों बाद वो कैसे याद आ गया तुमको। राजेश जी, अरे दीदी वो अब वसुआ नहीं रहा, अब वो वासुदेव पांडे हमारे राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। वही तो बंधु को मेडल दिया है, जानती हो, पता नहीं कैसे वो हमको पहचान भी गया। हम तो बड़ी देर में पहचाने उसको, जानती हो दीदी, इतना खुश था कि बोला तूने मोती दान किए होंगे राजू, जो ऐसी सरस्वती बेटी मिली है तुम्हें। और तो और दीदी, उसने अपने घर पूजा पर भी बुलाया है। बुआ, काका के बाद वो अपने मामा के घर चला गया था, फिर उसकी कुछ खबर ही नहीं लगी, फिर किसी ने उसकी सुध ही तो नहीं ली। मधु, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका ये प्यार कोई दिखावा ही लगता है। राजेश, सीरियल देख देख करके तुम औरतों को हर जगह साजिश ही नजर आती है। मधु, आपको तो मेरी बातें गलत ही लगती हैं। बंदिता, माँ पापा आप दोनों फिर शुरू हो गए। उधर पांडे जी घर पहुँचते हैं और पहुँचने पर घर का नौकर श्याम जी दरवाजा खोलता है। पांडे जी, सब कहाँ है श्याम जी। श्याम जी, जी मालकिन सोई हैं, आज उन्हें सिर में दर्द है। पांडे जी, रोहित और पारुल कहाँ है। श्याम जी, जी बाबा का तो पता नहीं, पर बेबी तान्या मैम के साथ गई हैं। पांडे जी, उफ, ये बच्चे मेरी जान लेकर के छोड़ेंगे। भोला, पता लगाओ बाबा कहाँ है। भोला, जी साहब। पांडे जी, श्याम जी नहाने का प्रबंध करिए। श्याम जी, जी मालिक। पांडे जी अपने कमरे में चले जाते हैं। पांडे जी माँ विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त थे। वे सुबह और रात हर दिन पूजा किए बिना भी पानी नहीं गटकते थे, पर परिवार एकदम उनसे उल्टा है। बड़ा अजीब सा परिवार था पांडे जी का। पति पत्नी साथ तो रहते हैं, मगर अलग अलग कमरों में।
जहां पांडे जी एकदम सात्विक और आध्यात्मिक दिनचर्या वाले, वहीं उनकी पत्नी मालिनी एकदम उलट किटी पार्टी वाले मिजाज की थी। हर चीज में दिखावा ही उनका मिजाज था। कम पैसे वाले लोगों की परछाई से भी दूर भागती थी। इसी कारण उन्होंने पांडे जी को भी उनके सब रिश्तेदारों से एक एक करके दूर कर दिया और शायद यही वजह भी रही कि वो दोनों भी दूर होते गए। वहीं दूसरी ओर बेटा रोहित एकदम बिगड़ैल, जहां व्यक्तित्व तो एकदम किसी स्टार की तरह, तो आदतें बिल्कुल सड़क छाप, पीना पिलाना और अयासी तो उसके लिए सामान्य बात थी। पर हाँ, बंदा एक बात का पक्का था कि इन दोनों चीजों को छोड़ दें तो पिता की कही हर बात पत्थर की लकीर थी उसके लिए। अब मैडम पारुल की बारी। पांडे जी की जान बसती थी अभी पारुल में, पर तान्या की संगति में उसकी कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई थी। अब तो धीरे धीरे स्मैक भी लेने लगी थी। आजकल एक बिजनेसमैन जो कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर में अपनी देशद्रोही गतिविधियों के कारण चढ़ा था, के बेटे वकार के साथ खूब घूमती फिरती थी। ये दोनों बच्चे उनके सिर का सिरदर्द बनते जा रहे थे। पांडे जी ने अपनी राजनीतिक इमारत सुचिता की नींव पर खड़ी की थी। आज तक कोई भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा था, लेकिन अपने बच्चों को देख अब उन्हें अपना भविष्य धूमिल होने लगा था। वो जल्द से जल्द दोनों की शादी कर उन्हें किसी तरह सही रास्ते पर लाना चाहते थे। पर मालिनी जी तो उनके हर काम में रोड़ा बन करके खड़ी हो जाती थी। उन्हें कोई लड़की या लड़का ही पसंद नहीं आता था। किसी में कोई कमी तो किसी के कोई। उसी रात लगभग 1:30 बजे घर में अचानक शोरगुल उठता है। आवाज वासुदेव के कानों तक पहुंचती है। वो नीचे आते हैं। वासुदेव, क्या बात है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उनकी बात सुन करके बहुत मालिनी भी नीचे आ जाती है। मालिनी, क्यों मेरे बच्चों पर चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ रोहित? रोहित, संभालिए अपनी लाडली को मॉम, नहीं तो किसी दिन इसका गला दबा कहीं फेंक आऊंगा इसे। पारुल, हाउ डेयर यू, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूं रहूं, तुम कौन से बड़े संत हो? तभी एक जोर का थप्पड़ रोहित उसके गाल पर मारता है। रोहित, मैं तेरी तरह उस आतंकवादी के लड़के के साथ बैठे गलियों में स्मैक नहीं पीता। मॉम, ये कैसे कैसे कपड़े पहनने लगी है आजकल? आप क्या करती हो जो इतना ध्यान भी नहीं रखती हो कि वो क्या पहनती है? मालिनी लगभग चिल्लाते हुए, जबान संभालो रोहित, ये कैसे देहातियों की तरह चिल्ला रहे हो? अब पारुल कोई बच्ची थोड़ी ना है जो उसे गलत सही ना पता हो। रोहित, आपका यही बढ़ावा किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा मॉम। मालिनी, अपने बाप की भाषा मत बोलो रोहित। रोहित झल्लाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वसुदेव मूक दर्शक बने अपने घर के तमाशे को देख रहे थे। उधर मालिनी पारुल को उसके कमरे में ले जाती है। मालिनी, क्यों करती है ये सब कि उसकी नजरों में चढ़ो? अपनी आंखें देखी है? कोई कहेगा कि तू उस संत बाप की बेटी है। पारुल, ओ कम ऑन मॉम, प्लीज अब आप लेक्चर मत दीजिए और मुझे सोने दीजिए। मालिनी, ठीक है, सो जाओ, मैं तुम्हारे डैड को देखती हूँ, ना जाने कब आए हैं। वसुदेव के कमरे में मालिनी, आप कब आए? आज सर में इतना दर्द था कि मैं ना जाने कब सो गई। वसुदेव, जिसकी ऐसी नालायक औलादें हों उन्हें सिर में दर्द होगा ही मन्नू। वो मालिनी को मन्नू कहते थे। अभी भी समय है, संभाल लो अपने परिवार को मन्नू, वरना एक दिन ऐसा तूफान आएगा कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। मालिनी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसे भी नहीं है बिगड़े कि मेरे बच्चे की अपना ही नुकसान करा बैठे। आपकी इन्हीं बातों ने बच्चों को आपसे दूर कर दिया है। ये आजकल का कल्चर है डियर, तुम अभी भी अपने जमाने की तरह बातें करते हो। वसुदेव, हर जमाने में गलत ही होता है मन्नू। अच्छा जाओ, सो जाओ, 3 बजने को आए हैं, मैं भी थोड़ा आराम करूंगा। मालिनी चली जाती है। कहते हैं ना कि इंसान हर चीज से जीत जाता है, बस अपनी औलाद को छोड़ करके। वही हाल वसुदेव पांडे का भी था। दूसरे दिन पीजीआई में लगभग 12 बजे के आसपास के कुछ लड़के एक मरीज को भर्ती करने के लिए हंगामा कर रहे थे। तभी एक वहां रोहित आता है और अपने रसूख के बल पर उसे जबरदस्ती एंट्री दिलवाता है। हाँ, उसी समय बंदिता उस मरीज को एक जैमिन करने आती है। मुंह पर मास्क लगे होने के बावजूद सब उसे देखने लगते हैं। रोहित कुछ दूर खड़ा रहता है ताकि मीडिया कोई तमाशा ना बना दे। उसके साथ खड़ा उसका बॉडीगार्ड कम दोस्त
कम असिस्टेंट कम सब कुछ मयंक उससे कहता है। हाय भैया, इतनी खूबसूरत डॉक्टर भी होती है, क्या परफेक्ट फिगर है। हमने तो आज तक एक से एक सुरसा की ही तरह डॉक्टरनियां देखी है। रंग तो एकदम काजू के जैसे सफेद है। रोहित चुब्बे, हर जगह शुरू हो जाता है, तुझे डॉक्टर की पड़ी है। वहाँ मैं बेचारे अंकित की सोच रहा हूँ, कितनी जिम्मेदारी पड़ जाएगी उसके ऊपर। अबे 4 बहनें हैं उसकी। मयंक, क्या कर सकते हैं भैया, अब जो होगा मदद की जाएगी। तभी वहां नर्स आती है और उन्हें बताती है कि पेशेंट को अटैक आया है। डॉक्टर बंदिता देख रही हैं, इसके लिए कुछ टेस्ट होंगे और फिलहाल आप ये दवाइयां ले आइए। 2-3 दिन बाद एक दिन बंदिता अभी हॉस्पिटल से घर आकर के बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। बंदिता ने दरवाजा खोला। बंदिता, अरे सर आप आइए ना, मैं पापा को बुलाती हूँ। वसुदेव, बेटा मैं सर नहीं, आप हमें अपना अंकल भी कह सकती हैं। बंदिता मुस्कुराती है और राजेश जी को बुलाने चली जाती है। राजेश, मधु और नीचे आते हैं। आवाज सुन बुआ भी बाहर आ जाती हैं। राजेश, अरे बसु आओ आओ। अरे मधु देखो भी सुदामा के घर कृष्ण आए हैं, चाय वाय पिलाओ भाई। वसुदेव, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो दोस्त, मुझ जैसा गरीब तो कोई नहीं। चलो कोई नहीं, चाय तो हम पियेंगे, मगर बंदिता बिटिया के हाथ में की। क्यों बिटिया, चाय पिलाओगी ना। बंदिता, जरूर अंकल। बंदिता चाय बनाने चली जाती है। पांडे जी बुआ को देख करके उनके पैर छूते हैं। बुआ खूब आशीर्वाद देते हुए रोने लगती हैं। वहीं पुरानी अपनी बात दोहराती हैं। वसुदेव, अरे जिज्जी क्यों रोती हो, बेगैरतों के लिए। और हाँ, आप कहो कान पकड़ करके ला पटके आपके कदमों में। फिर राजेश से कहता है कि तुम राजू, तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, दोगे। राजेश जी, अरे कहो तो वसु, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। वसुदेव, तुम्हारे पास तो अनमोल हीरा है राजू, तुम्हारी बंदिता। मैं तुमसे अपने बेटे रोहित के लिए बंदिता का हाथ मांगने आया हूँ कि राजू तुम्हारी सरस्वती बेटी मेरे घर की लक्ष्मी बन करके मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। बंदिता बिटिया को देखते ही उसे अपने बेटी मान लिया था, बाकी जो तुम्हारी मर्जी। राजेश, पर वसुदेव, कोई जबरदस्ती नहीं है राजू, तुम बंदिता और भाभी से पूछ लो, अगर बंदिता मना कर देगी तो भी हम दोस्त ही रहेंगे। राजू, मेरा बेटा रोहित आर्किटेक्ट है, उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में डाल दिया है। एक बिटिया है उसकी भी अब जल्द ही शादी कर गंगा नहा लूंगा। राजू, परसों मेरे घर पूजा है, तुम सबको लेकर के आना, तुम लोग भी सबसे मिल लोगे और मेरे घर वाले भी। तब तक अंशुल भी आ जाता है चाय लेकर के। वो पांडे जी के पैर छूते हुए कहता है, बंदिता दीदी आ रही हैं और हॉस्पिटल से फोन आ गया। राजेश, ये मेरा बेटा अंशुल, ये भी नीट की तैयारी कर रहा है, आशीर्वाद दो की सिलेक्ट हो जाए। वसुदेव, हाँ हाँ, इतने अच्छे संस्कार दिया है आपने तो क्यों नहीं होगा, बाकी कोई बात होगी तो उसका अंकल है ना। क्यों जिज्जी, सही कहा ना। बुआ मन में खुश हो गई, बासु तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अब भी वैसे के वैसे ही हो जैसे बचपन में खुश दिल रहा करते थे। सदा खुश रहो, बाकी जो होगा वो तो ऊपर से लिख के ही आया होगा ना बबुआ, हम तुम तो बस हामी भर सकते हैं ना। वसुदेव, सही कहा जिज्जी। अच्छा भाभी, अब इजाजत दीजिए और परसों जरूर आइएगा, मैं राह देखूंगा। वसुदेव जी बाहर आकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। भोला बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। भोला, बड़ी देर लगा दिया मालिक आपने, लगता है बड़ा भव्य स्वागत हुआ आपका। वसुदेव, बड़े बेसब्र हो गए हो भोला आजकल, थोड़ा धैर्य रखो तभी ना लड्डू खाओगे। भोला, जी साहब। इधर बंदिता के घर में बस वसुदेव की बात पर बहस कर रहे थे। मधु, मैंने तो पहले ही कहा था कि नेता आदमी बिना किसी मतलब के रिश्ता नहीं जोड़ता है। बुआ, अरे मधु, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, उसे क्या कोई लड़कियों की कमी होगी। पर बंदिता अपनी भी तो नगीना है, जो राजा देखेंगे तो अपने ताज में सजाएंगे ही ना, किस चीज की कमी है उसमें। राजेश, हाँ दीदी बात तो ठीक है, पर बंदिता से पूछे बिना कोई बात करना सही नहीं है। मधु, जो मन में आए करो। दूसरे दिन बंदिता की रात में ड्यूटी होती है, वो राउंड पर जाती है, एक एक करके सभी के पास जाती है, फिर वो रोहित के दोस्त के पापा वाले बेड पर जाती है। वहाँ अंकित, रोहित और मयंक तीनों होते हैं। वो पहले पेशेंट की रिपोर्ट चेक करते
करती है, फिर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, ये आईसीयू यहाँ एक ही अटेंड रह सकता है, आप में से 2 बाहर जाइए। अभी मयंक चुहल करता है, अच्छा डॉक्टर ये भी बता दीजिए ये कौन 2 बाहर जाएं। बंदिता को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो उसे बिना बोले वहाँ से चली गई। रोहित मयंक को डांटता है, मयंक क्या भैया, मैं तो उसे हंसा रहा था, कितना सीरियस रहती है भैया, कितनी सुंदर है ना। हाँ, हाथ तो इतने नाजुक हैं, कैसे ये किसी की चीर फाड़ करती होगी। हाय, सबको दिल का मरीज बना के खुद दिल की डॉक्टर बन गई है। रोहित चुप कर बे, हर जगह तुझे मस्खरी की ही सूझती है। वैसे सही है डॉक्टर, वरना कोई और होती तो अभी तक तेरी क्लास लगा चुकी होती। चल माफी मांग ढूंढ के उससे, नहीं तो कोई तमाशा ना हो जाए। वैसे भी डैड आजकल नाराज चल रहे हैं। दोनों डॉक्टर बंदिता को ढूंढते हैं और रोहित और बंदिता की पहली बार आमना सामना होता है। बंदिता केस हिस्ट्री पढ़ रही थी। रोहित, ओ डॉक्टर। बंदिता, यस। रोहित, ओ सॉरी इसकी बदतमीजी के लिए। बंदिता अपना सर उठा करके उसे देखती है। मयंक भी उसे सॉरी बोलता है। बंदिता, इट्स ऑल राइट। उसी दिन सबके पास भोला का मैसेज पहुंचता है कि साहेब ने रात में सबको डिनर पर एक साथ रहने को बोला है, वो कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मैसेज पढ़ करके तीनों के फोन घनघनाने लगते हैं, ये जानने के लिए कि क्या बात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बंदिता के घर आने पर बुआ और राजेश जी ने उसे वसुदेव के प्रस्ताव की जानकारी दी। बंदिता को ये सब अजीब सा लगा, क्योंकि घर में पढ़ाई के अलावा कोई और बात ही नहीं होती। कॉलेज में भी लड़कों की जान बसती थी उसमें, और उसकी प्यार मोहब्बत के मामले में उसकी निष्प्रियता और पढ़ाई के प्रति उसकी लगन ने उसे सबसे अलग थलग कर दिया। पर थी भी तो वो एक लड़की ही ना। शादी का नाम सुन करके अजीब सा मन हो बैठा। वो बोली, पापा क्या ये सब जरूरी है? मुझे कुछ नहीं पता, जैसा आप लोग चाहें। बुआ, अरे बिटिया ये तो जग का नियम है, जिंदगी भर थोड़े ना तुम्हें घर में बिठाएंगे। बंदिता भोली सी सूरत बना करके सबको देखती है तो राजेश जी कहते हैं, बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हें, रोहित पसंद आएगा तभी हम शादी करेंगे, बाकी परसों तो हम सब देख ही लेंगे, ठीक है? बंदिता, ठीक है पापा। वहीं दूसरी तरफ पांडे जी के घर पर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। पांडे जी खाना खाते हैं और बाकी सब उन्हें देख रहे होते हैं। सबको अपनी ओर देखता हुआ वो रोहित से कहते हैं, रोहित परसों पूजा रखी है, गुरुजी भी आ रहे हैं और मेरे एक मित्र का परिवार भी। तुमसे ये उम्मीद रखूं कि तुम संभाल लोगे, मुझे किसी भी बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रोहित, आप निश्चिंत रहिए डैड, सब कुछ हो जाएगा। वसुदेव, हाँ एक बात और, उनकी लड़की है डॉक्टर, उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, उम्मीद है एक बार मेरा मान रखोगे। रोहित अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तब मालिनी कहती है कि मेरा भी कोई वजूद है कि नहीं इस घर में? मुझसे ना कुछ पूछा ना बताया, बस आ करके आर्डर सुना दिया। अरे मैंने ही 9 महीने पेट में रखा है इसे, मेरे भी कुछ सपने हैं कि नहीं? दरअसल मालिनी तान्या से रोहित की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े बिल्डर थे और तान्या उनकी इकलौती औलाद। पर मुसीबत ये थी कि रोहित तान्या को पसंद नहीं करता था। मालिनी की बात सुन करके वसुदेव कहते हैं, मन्नू सपने और हकीकत में अंतर होता है, और तुम्हारे सपने तो भगवान भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैं अब इस बात पर कोई बहस नहीं चाहता हूँ। अगर इस बार कोई रुकावट आई या उन लोगों के साथ कोई तमाशा हुआ तो फिर भविष्य में तुम लोग मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। सब वसुदेव जी का ये रूप पहली बार देख रहे थे। वसुदेव जी उठ करके चले गए। तब मालिनी बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, पता नहीं किस डॉक्टर को पसंद करके आ रहे हैं, पता नहीं हमारे स्टेटस की है भी कि नहीं, बस आए और आर्डर सुना दिया। अभी पारुल बोलती है, अपने लाडले से कह दो कि अभी भी समय है, तान्या से शादी कर ले, उसके साथ घूमे फिरे ऐश किए और चलते बने। ना जाने कितने सपने सजा के बैठी है पुअर तान्या। रोहित, तुम चपड़ चपड़ मत किया करो, अभी बच्ची हो। मालिनी, यू आल्सो ग्रो अप रोहित, अपने डैड के पिछलग्गो मत बनो, वरना सिर्फ उनकी तरह किसी के मंत्री बने ही रह जाओगे। रोहित, कमान मॉम, आपको तो डैड में सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं। अब उन्होंने कह दिया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप बस शांत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, एक और बात मॉम, प्लीज कोई शो आप मत करिएगा उनके सामने। अब जाइए, सो जाइए, परसों की परसों देखते हैं। परसों के दिन पांडे जी सुबह से ही उठ गए। भोला भोला चिल्ला करके उन्होंने पूरा घर
घर सिर पर उठा लिया था। गुरुजी भी थोड़ी देर में आ गए। वे थोड़ी देर में पूजा के लिए कह रहे थे। पांडे जी ने भोला से बंदिता के घर कहलवा भी दिया कि वो लोग जल्द आएं, शुरू होने वाली है पूजा। पांडे जी की बेसब्री देख करके मालिनी अंदर ही अंदर जल भून रही थी। रोहित डैड के कहे अनुसार सामान की व्यवस्था कर रहा था। पूजा में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही थे। उधर बंदिता के घर वालों की देरी देख करके पांडे जी थोड़े हताश से होने लगे थे। उन्होंने रोहित को पूजा पर बैठने के लिए कहा। रोहित पूजा पर बैठ गया। रोहित ने आज हल्के आसमानी रंग का लखनवी कुर्ता पहन रखा था। स्मार्ट तो वो था ही, और आज तो वो एकदम राजकुमार लग रहा था। वो पूजा पर बैठा। उसने मयंक को सब हाल पता दे उसे गेट पर खड़ा कर दिया था कि कोई लड़की आए तो तुरंत मैसेज करना। थोड़ी देर बाद बंदिता और उसकी मम्मी पापा वहां आए। बुआ और अंशुल घर पर थे। मयंक तो बंदिता को देखते ही चौंक गया, और बंदिता तो कभी किसी अजनबी की तरह ध्यान ही नहीं देती थी। मयंक ने तुरंत रोहित को मैसेज कर दिया। वो उन्हें लेकर के अंदर आया। उन्हें वहां देख वसुदेव जी की बाँछें खिल गई। उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। बंदिता ने उनके पैर छुए। मालिनी, पारुल और तान्या मुंह ही खुले रह गए बंदिता को देख करके। बंदिता ने हल्के आसमानी कलर का सूट पहना था। वो बिल्कुल किसी सीपी के मोती जैसे सुंदर दिख रही थी। उसके काजू जैसे सफेद रंग मयंक के कथना अनुसार में आसमानी रंग यूं खिल रहा था जैसे आसमान में भगवान ने कलाकारी की हो। बंदिता बिल्कुल सतर्क हो अपनी माँ के पास बैठी थी। सधी हुई लंबी गर्दन, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट। उसे देख उसे न जानने वाला आदमी उसे एयर होस्टेस या कहीं की राजकुमारी ही मान बैठे। पारुल मालिनी से फुसफुसाती है, वाओ मॉम, शी इज सो प्रीटी ना, शी इज लुक लाइक अ प्रिंसेस। उसके हाथ देख, उंगलियां तो बिल्कुल लेडी फिंगर लग रही हैं। बंदिता की तारीफ सुन करके तान्या का मुंह बनता जा रहा था। वो एक बार रोहित को तो एक बार बंदिता को देखती। बंदिता रोहित के पीछे की साइड बैठी थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पा रहा था, ना ही बंदिता उसे। कुछ समय बाद पूजा खत्म होती है। गुरुजी रोहित को प्रसाद देते हुए आशीर्वाद देते हैं। वसुदेव जी बंदिता को अपने पास बुलाते हैं। बंदिता अपने पापा की तरफ देखती है। राजेश जी उसे आंखों के इशारों से जाने के लिए कहते हैं। बंदिता वहां पूजा पर जाती है। वसुदेव, गुरुजी बिटिया को भी आशीर्वाद दीजिए। अपने पीजीआई में हार्ट की सर्जन। गुरुजी स्वयं उसका तेज देख चकित रह गए। फिर संयत हो करके उन्होंने बंदिता को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी भवा, उन्होंने बंदिता को आशीर्वाद दिया। इधर रोहित की बंदिता को देख आंखें ही फैल गई। आज उसने पहली बार बंदिता को अपनी निगाहों से देखा था, वरना अब तक तो उसने सिर्फ मयंक से ही सुना था। वो मयंक की तरफ देखने लगता है। मयंक पहले से ही उसे देख मुस्कुरा रहा था। इधर मालिनी और तान्या के सीने पर सांप लौट रहे थे। वसुदेव जी गुरुजी को आराम करने के लिए कमरे में ले गए। इधर मधु जी राजेश जी की आंखों ही आंखों में चलने के इशारे कर रही थी। उधर बंदिता अपने में मगन अपना फोन चेक कर रही थी, और बाकी सब तो ताड़ने में लगे थे। मयंक भी रोहित के पास आता है और फुसफुसाता है, हाय भैया, आपकी तो किस्मत ही बदल जाएगी इस डॉक्टर से शादी करके। कितने सुंदर बच्चे होंगे आप दोनों के। मैं कितने दिनों से आपको इशारे कर रहा था, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने ही देरी कर दी, वरना अब तक तो आप फेरे ले रहे होते। रोहित, हाय। मयंक आज डैड के पैर चूमने का मन कर रहा है। उन्होंने साबित कर दिया कि बाप आखिर बाप होता है। मयंक, सही है भैया। गुरुजी का प्रबंध कर वसुदेव पांडे बाहर, और आते ही राजेश से गले मिलकर कहते हैं, बहुत खुशी हुई राजेश जो यहाँ आए। आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। वे मधु को नमस्ते करते हैं। पांडे जी, मालिनी यहाँ तो आइए। मालिनी आती है तो वे कहते हैं, इनसे मिलो, ये है हमारी पत्नी मालिनी। राजेश जी उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। वहीं अहंकारी दीप्ति मालिनी हल्का सा तिरछे मुस्कुरा देती है। फिर पांडे जी रोहित को बुलाते हैं। वो आता है और वसुदेव सबसे कहते हैं, ये है मेरा बेटा रोहित।
रोहित। इतना सुनते ही रोहित राजेश जी और मधु जी के चरणों में गिर पड़ा। मधु जी तो उसे देख करके मन ही मन गदगद हो उठी। मन ही मन सोचने लगी कि हाय कितना सुंदर और संस्कारी बच्चा है। वसुदेव, रोहित ये है डॉक्टर बंदिता और बंदिता ये है रोहित। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं और हाय बोलते हैं। तभी वहाँ पारुल आती है और चहकते हुए कहती है, डैड मेरा तो इंट्रो कराइए ना। उसी समय तान्या का फोन आ जाता है। वो पारुल को कुछ इशारे कर बाहर चली जाती है। वसुदेव, हाँ हाँ ये है मेरी बेटी पारुल। पारुल का बचपना देख करके सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर वसुदेव जी पारुल से कहते हैं, पारुल जाओ बेटा, बंदिता को अपना घर दिखाओ, हम लोग यहीं बैठे हैं। आओ राजेश। पारुल बंदिता को लिवा जाती है। इधर रोहित और मयंक भी धीरे धीरे उनके पीछे हो लेते हैं और मालिनी का मन मार के उनके पास बैठना होता है। पारुल अपना घर दिखाती है। वो उसे टेरेस गार्डन में ले जाती है। बड़ा ही सुंदर गार्डन था वो। हर तरफ के फल फूल के पौधे थे वहाँ। एक तरफ केन का झूला लगा था, दूसरी ओर एक आर्टिफिशियल फाउंटेन। बंदिता बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगती है। उसे वो पसंद आता है। तभी वहाँ मयंक आता है और कहता है, पारुल तुम्हें आंटी बुला रही हैं। पारुल, डॉक्टर जस्ट अ मिनट अभी आई। बंदिता, यू कैन कॉल माई बंदिता डियर। पारुल, श्योर डियर, मैं किसी को भेजती हूँ, तुम एंजॉय करो। पारुल चली जाती है। बंदिता वहाँ लगे गुलाबों को देख करके बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी वहाँ रोहित आता है और वो गुलाबों को देख रही बंदिता को देखने में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्यों देख रही हो इन गुलाबों को, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। जो तुम कहो तो बगिया लगा दूं तुम्हारे लिए गुलाबों की। फिर बंदिता का ध्यान रोहित पर जाता है और अपनी ओर देखता हुआ पा करके वो ब्लश करने लगती है। ये उसके जीवन की पहली अनुभूति थी। रोहित को देख करके दिल में अजीब सी धुकधुकी होने लगी। रोहित उस आसमानी कुर्ते में भी अच्छा लग रहा था। बंदिता को बेचैन देख रोहित मुस्कुराने लगता है। रोहित, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, हमारे आंगन के फूल पसंद नहीं आए? रोहित की बात सुन करके बंदिता कुछ सच्चा सी गई। फिर बोली, नहीं बहुत सुंदर है आपके गार्डन और ये गुलाब तो सबसे ज्यादा। रोहित, पर आपसे ज्यादा नहीं। बंदिता जी, रोहित गुलाब ही क्यों? बंदिता, क्योंकि वो कांटों के बीच रह करके उतना ही खूबसूरत होता है। रोहित, आपने एक चीज पर गौर किया डॉक्टर? बंदिता, ये कैन कॉल मी बंदिता, क्या चीज? हम दोनों ने सेम कलर पहने हैं। स्काई ब्लू इज माई फेवरेट कलर। बंदिता, इट्स। तभी वहाँ मयंक और पारुल आ जाते हैं। पारुल, मे आई डिस्टर्ब यू? बंदिता मुस्कुरा देती है। रोहित भी हंसने लगता है। तब पारुल कहती है, चलो तुम लोगों को पापा बुला रहे हैं। तभी बंदिता मयंक से कहती है, मैंने आपको कहीं देखा है। बंदिता की बात सुन करके मयंक खांसने लगता है। वो उस दिन की बात बता रोहित को इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक्सक्यूज मी कह जल्दी से भाग जाता है। उधर राजेश जी से जब वसुदेव पांडे उनका विचार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बंदिता ने अभी कुछ कहा नहीं है, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वसुदेव जी थोड़े निराश से होते हुए फिर कहते हैं, हाँ सही है, बच्चे थोड़ा मिलजुल ले, बातचीत कर लें, फिर देखा जाएगा। ये सब सुन करके एक तरफ मालिनी जी को एक तरफ तो बड़ी तसल्ली हुई, वहीं दूसरी तरफ वो तिलमिला भी गई कि ये दो कौड़ी के बैंक मैनेजर हमसे रिश्ता जोड़ने की बात के लिए समय मांग रहे हैं। तभी वहां रोहित और बंदिता आते दिखते हैं। दोनों आगे पीछे ही चल रहे होते हैं। दोनों एक साथ इतने खूबसूरत दिख रहे होते हैं कि सब उन्हें ही देखने लगते हैं। दोनों वहां आकर के बैठ जाते हैं। राजेश जी बंदिता से कैब बुक करने के लिए कहते हैं। वसुदेव जी, कैसी बात कर रहे हो राजेश, घर में इतनी गाड़ियां हैं और तुम कैब से जाओगे? रोहित, जाओ बेटा, अंकल को घर छोड़ आओ। राजेश जी, अरे नहीं नहीं, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? वो दरअसल हमारी कार पड़ोसी लेकर के चले गए। उनकी माँ की तबीयत रात में खराब हो गई थी तो उन्हें लेने के वे कार लेकर के गांव चले गए। तभी रोहित बोल पड़ा, अंकल जी इसमें परेशानी की कौन सी बात है, चलिए आप लोग मैं छोड़ देता हूँ। मालिनी मन ही मन दांत पीसती रह जाती है। सब आकर के गाड़ी में बैठते हैं। मधु और बंदिता पीछे बैठते हैं और राजेश जी आगे। बंदिता के पीछे बैठने से रोहित थोड़ा मायूस जरूर होता है, पर वो मिरर को इस तरह से सेट कर देता है कि बंदिता उसे दिखती रहे। बंदिता अपने में मस्त खिड़की के बाहर देख रही होती है और रोहित रह रह करके उसे बीच बीच में राजेश जी रोहित से उसकी कूलिंग और आर्किटेक्चर के बारे में पूछते हैं। रोहित उन्हें सब बताता है
जब कभी बंदिता नजर आगे की ओर उठाकर देखती है तो मिरर में रोहित को खुद को देखता पाती है। ये देख करके अजीब सी झुरझुरी दौड़ जाती है। तभी उनका घर आ जाता है। राजेश उससे अंदर आने के लिए कहते हैं। वो बंदिता की तरफ देखता है जो गाड़ी में से निकलकर सीधा अंदर चली जाती है। रोहित राजेश से कहता है कि नहीं अंकल, फिर कभी, आज गुरुजी भी हैं घर पर तो फिर काम भी होगा। राजेश, ठीक है बेटा, आना जरूर। रोहित, जी अंकल। रोहित निकलता है वहां से, लेकिन दिल शायद वहीं छूट गया था उसका। उसे हर जगह बंदिता दिखाई देने लगती है। उसने अपना फेवरेट गाना चलाया, ओ रंगरेज मेरे, ओ रंगरेज मेरे, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग डाला है। उधर घर पर पांडे जी गुरुजी से रोहित और बंदिता के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या विवाह उचित है। गुरुजी, बड़ा तेज है लड़की के माथे पर, शादी तो अवश्य होगी वसुदेव, पर क्या रोहित बंधन में बंध पाएगा। पांडे जी, यही तो सबसे बड़ी चिंता है गुरुजी। गुरुजी, माँ की शरण में रहो वसुदेव, माँ सब ठीक कर देंगी। उधर पारुल तो बंदिता की तारीफ करके मालिनी को सर खा गई थी। पारुल, वाह मॉम, क्या लड़की पसंद की है डैड, सो ब्यूटीफुल, ना आंखें देखी, बिल्कुल बंगाल वाली दुर्गा माँ की मूर्ति में जो होती है उस तरीके से, और नाक तो पेंसिल की नोक जैसी शार्प, लिप्स तो बिना लिपस्टिक के ही पिंक थे, और तो और मॉम, गाल तो जैसे ब्लश लगाया हो। भाई तो अभी से दीवाना हो गया है, तुझे तान्या के लिए बुरा लग रहा है। पुअर तान्या, अब उसका कोई चांस नहीं है। मालिनी, ओ जस्ट सेड अप, से पुराण गाये पड़ी हो। मैं ऐसी लड़कियों को खूब पहचानती हूँ, वो लड़कों को फंसाने के लिए ऐसे भोलेपन का नाटक करती हैं। और तो और महारानी ने टाइम मांगा है सोचने के लिए, मानो हम मरे जा रहे हैं उनके लिए। उधर बंदिता के घर पर मधु तो बुआ से रोहित के गुण गाये पड़ी थी। मधु, हाय जिज्जी, कितनी सुंदर है, एकदम लक्ष्मी नारायण लग रहे थे दोनों साथ में। परिवार भी अच्छा है, पर हाँ माँ थोड़ी अजीब सी लगी। बुआ, जल्दबाजी मत कर, मैं पता लगा करके रहूंगी। मंडली में बोल दिया है सबसे पता करने को। बुआ जी की एक कीर्तन मंडली थी जो पूरी सीबीआई थी। राजेश, मुझे भी परिवार ठीक ही लगा, देखते हैं बंदिता क्या कहती है। तभी बंदिता आती है और सबसे कहती है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, शायद देर भी हो जाए, कॉन्फ्रेंस भी है एक आज। मधु, अरे कुछ खा तो ले। बंदिता, नहीं माँ, देर हो जाएगी, आप ऐसा करो टिफिन दे दो। मधु उसे टिफिन देती है और बंदिता स्कूटी से हॉस्पिटल चली जाती है। आज बड़ा व्यस्त दिन था उसका, बाहर से कई डॉक्टर आए थे, फिर एक सीनियर के डायरेक्शन में एक मेजर ऑपरेशन था। उधर रोहित कब से आईसीयू के बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था, पर आज बंदिता का राउंड ही नहीं लगा। मयंक उसकी हालत देख मजे ले रहा था, वो खड़े खड़े बंदिता की याद कर रहा था। बंदिता को फ्री होते होते रात के 8 बज गए। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले माँ को फोन किया, फिर पार्किंग में गई और गाड़ी स्टार्ट की तो पता चला पंचर है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके एक साथी डॉक्टर ने साथ चलने का ऑफर भी दिया, लेकिन बंदिता ने इनकार कर दिया। वो ऐसी ही थी जिससे नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना है। गाड़ी को वहीं छोड़ करके वो बाहर निकलती है, ये सोचते हुए कि शायद कोई ऑटो मिल जाए, नहीं तो कैब बुक कर लूंगी। उसने 1-2 ऑटो को हाथ दिया ही होगा कि तेजी सी आती एक काले रंग की एसयूवी उसके पास रुकी और उसके सामने का दरवाजा खुल गया। उस समय डर से बंदिता की आंखें बंद हो गई थी और सीने पे हाथ धरे वो कांपने लगी। डरने का कारण भी था, आजकल शहर में सरेराह लड़कियों के साथ अत्यंत दुखद घटनाएं हो रही थी। दिल की डॉक्टर का दिल इतना कमजोर होगा हमें पता नहीं था। जानी पहचानी आवाज सुन करके बंदिता ने आंखें खोली और कुछ देर बाद संयत हो बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। रोहित था, वो अपने दोनों हाथ बांधे एकटक मुस्कुराते हुए बंदिता को देख रहा था। फिर बोला, आज इतनी जल्दी? मुझे लगा आज भी रात की ड्यूटी है। बंदिता, नहीं, वो आज
कॉन्फ्रेंस थी और एक ऑपरेशन भी था। तभी कुछ कौंधा उसके दिमाग में, एक्सक्यूज मी बट आपको कैसे पता कि मेरी रात की ड्यूटी होती है? रोहित इधर उधर देखने लगता है, फिर सिर खुजलाते हुए बोलता है, इतनी रात में अब आप जैसी खूबसूरत डॉक्टर अकेली घूमेंगी तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। बंदिता उसका जवाब सुन करके मुस्कुराते हुए कहती है कि घूम नहीं रही थी, घर जा रही थी, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो गई तो ऑटो ढूंढने लगी, तब तक आप मिल गए। रोहित चलिए छोड़ देता हूँ आपको। बंदिता अरे नहीं, आप बेकार में परेशान होंगे, मैं ऑटो कर लूंगी। रोहित जा करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और बंदिता की ओर मुस्कुराते हुए देखते रहता है। बंदिता उसे इस तरह से देख करके झेंप जाती है और आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों निकलते हैं। गाड़ी में रोहित का फेवरेट सॉन्ग ओ रंगरेज मेरे बिल्कुल धीमी आवाज में बज रहा होता है। बंदिता उसे सुनने लगती है। दिन भर की थकान और खूबसूरत संगीत ने न जाने कब वो सो गई। सीट से टिका करके उसका सिर और आंख बंद देख रोहित गाड़ी धीमी कर देता है, फिर और धीमी, फिर एक तरफ साइड में ले जा करके गाड़ी रोक देता है और स्टीयरिंग पर हाथ टिका करके बंदिता को देखने लगता है, मानो आज पूरा नजर में ही भर लेगा। गाड़ी की तेज एसी के नाते बंदिता के बाल उड़ करके उसके चेहरे पर आ रहे थे। रोहित हाथ बढ़ा करके उसे हटाने चला, पर वो हटा ही नहीं पाया। वो सोचने लगा, कहाँ छुपी बैठी थी आप अब तक? हम दर बदर दूसरों से भीख मांगते फिर रहे थे। हाय भगवान ने भी मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, शायद मेरे लिए, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे बेस्ट चीजें ही पसंद हैं। तभी बंदिता का फोन बजता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो फोन उठाती है, उसकी नजर रोहित पर पड़ती है जो स्टीयरिंग से टिक करके उसे एकटक देख रहा था। फोन मधु जी का था। बंदिता, हाँ माँ। मधु, कहाँ रह गई तू? बंदिता, बस माँ पहुँचती हूँ थोड़ी देर में। मधु, तू ठीक है? बंदिता, हाँ माँ। बंदिता फिर रोहित की तरफ देखती है और माथा उचका करके पूछती है, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? रोहित, अब कोई इतना बेखबर हो करके सो रहा हो तो उसे कैसे डिस्टर्ब करें? काफी थक गई थी लगता है यार। बंदिता, हाँ कल रात भर सोई नहीं और सुबह से तो आप जानते ही हैं, गाना सुनते सुनते ना जाने कब आंख लग गई। रोहित, लेकिन फिर किसी पर इतना भरोसा मत कीजिएगा कि कहीं वो चुरा ही ले जाए। बंदिता, अब इतनी तो जान पहचान हो ही गई है ना कि? रोहित, एक ही मुलाकात में भरोसा हो गया मुझ पर। बंदिता उसे देखने लगती है। तब रोहित कहता है, जस्ट जोकिंग। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब भरोसा हो गया है तो साथ में एक कॉफी पीते हैं। बंदिता, नहीं फिर कभी, आज देर हो गई है। रोहित उसकी आंखों में आंखें डाल करके बच्चों जैसा मुंह बना कहता है, प्लीज। बंदिता उसे मुंह बनाते देख मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। रोहित उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां एकदम धीमा सा संगीत बजता रहता है। दोनों बैठते हैं। वेटर आता है तो रोहित 2 कॉफी और कुकीज ऑर्डर करता है। बंदिता नजरें झुकाए बैठी रहती है और रोहित उसमें बातें करने की कड़ी खोजता है। दुनिया को नोक पर रखने वाला रोहित उससे ये पूछने में डरता है कि क्या उसे पता है कि उन दोनों की शादी की बात चल रही है। तभी कॉफी आ जाती है, दोनों सिप करते हैं और बंदिता कहती है, नाइस कॉफी ना? रोहित, और भी कई चीजें नाइस हैं पर आप देखती ही नहीं हैं। बंदिता ब्लश करने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसी बातें सिर्फ मुझसे करते हैं या कि हर सुंदर लड़की से? रोहित, अच्छा मतलब आप जानती हैं कि आप खूबसूरत हैं। बंदिता, अब आप और आपके दोस्त 4 दिन से मुझे यूं घूर रहे हैं और मेरे गुण गाएंगे तो किसी को भी पता चल जाएगा ना? रोहित मुस्कुराते हुए, मतलब आपको पहले दिन से ही पता था? बंदिता, हाँ। रोहित, फिर तो आपको बाकी बातें भी पता चल गई होंगी ना? बंदिता इस बात का जवाब नहीं देती, बस कहती है, चलें, नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी चलती है और ज्यों ही बंदिता के घर के पास वाला चौराहा आता है तभी बंदिता बोलती है कि बस यहीं रोक दीजिए, वरना इतनी बड़ी गाड़ी देख करके लोग बातें बनाएंगे। रोहित, पर शायद लाइट नहीं है और गली में अंधेरा भी है, आपको डर नहीं लगेगा? बंदिता, शायद,
पर प्लीज। बंदिता गाड़ी से उतर जाती है और रोहित गाड़ी की हेडलाइट में उसे जाते देखता है। ज्यों ही बंदिता अपने लेन में पहुंचती है उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो अपने कदम थोड़े तेज कर लेती है और अपने घर के पास पहुंचते ही लाइट आ जाती है। उसकी जान में जान आ जाती है। अपना गेट खोल वो पीछे पलटती है तो उसे दूर खड़ा मुस्कुराता हुआ रोहित दिखता है। बंदिता का दिल धक से कर जाता है। वो इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। उसे डरा देख रोहित हाथ हिला देता है और चला जाता है। बंदिता भी अंदर आ जाती है। राजेश जी दरवाजा खोलते हैं। राजेश, बेटा गाड़ी कहाँ है? बंदिता, वो पापा पंक्चर हो गई थी तो पार्किंग में छोड़ दी। राजेश, फिर कैसे आई? बंदिता की मानो चोरी पकड़ ली गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसने कभी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला था। वो गले में थूक गटकते हुए कहती है, ओ पापा ऑटो। राजेश, तो इसमें घबराने वाली बात कौन सी है बेटा? जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। तभी मधु जी कहती हैं कि कितने दिन से कह रही हूँ कि एक दूसरी कार फाइनेंस करवा लो। जमाना कितना खराब है, लेकिन नहीं, बिटिया को न जाने उस खटारे में कितना प्रेम है। इनका बस चले तो शायद महारानी ससुराल भी इसी में जाएं। दरअसल वो स्कूटी बंदिता को उसके पापा ने मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करने पर दी थी। सब हंसने लगते हैं। बंदिता मुंह बना करके अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंच वो सीधे बाथरूम में जा करके वहां रखे मोढ़े पर बैठ जाती है। जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है। फिर अपने आप से बात करते हुए कहती है, ये क्या बंदिता, तुमने अपने पापा से झूठ बोला? पर मैं क्या करती कि मैं रोहित के साथ काफी पर गई थी। ओ गॉड, ये मुझे क्या होता जा रहा है। फिर वो शावर ऑन करके अपनी आंखें बंद करके उसके नीचे बैठ जाती है। बंद आंखों में रोहित दिखाई देता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। तभी उसे अंशुल की आवाज सुनाई देती है, दीदी कितना नहाओगी, जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बंदिता जल्दी से बाहर आती है और खाना खाने चली जाती है। उधर रोहित आज बहुत खुश होता है। वो मयंक के साथ बैठ मस्ती करता है। तभी मयंक उससे कहता है, भैया गला सूख रहा है, कुछ लाऊं? रोहित, नहीं बे, अब तो उसके सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब नशे सस्ते हैं उसके नशे के आगे। मयंक, भैया बहुत लड़कियां आई और गई, पर भाभी की बात निराली है। मुझे तो लगता है कि आपको प्यार तो नहीं हो गया आपको उनसे। रोहित मुस्कुराने लगता है और कहता है, कोई ऐसा भी होगा जो उसे देखे और उसे उससे प्यार ना हो जाए। देवी लगती है, देवी बिल्कुल, किसी सुंदर सी पेंटिंग की तरह, बस देखते रहो। मयंक, पर भैया अगर उसने मना कर दिया तो? रोहित, तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं? सच कहूं मयंक, अगर वो इनकार भी करेगी ना तो भी बारात तो मेरी ही उसके दरवाजे जाएगी, किसी और की नहीं। दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन बंदिता हॉस्पिटल की पार्किंग पहुंचती है अपनी गाड़ी ठीक करवाने, तो वहां मयंक पहले से ही खड़ा मिलता है। बंदिता, तुम यहाँ? मयंक, हाँ, वो भैया ने आपकी गाड़ी का पंक्चर बनवाने के लिए बोला था, आप परेशान होंगी ना इसलिए। बंदिता, अरे नहीं नहीं, मैं करवा लूंगी। मयंक, भैया मुझ पर बहुत नाराज होंगे, प्लीज। बंदिता, ठीक है, ये भी लीजिए। मयंक, ओ भा, मेरा मतलब है कि जब भी गाड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। दरअसल मयंक हड़बड़ी में बंदिता को भाभी कहने जा रहा था। बंदिता उसे आश्चर्य से देखती हुई कहती है कि आप मुझे कॉल करेंगे? मयंक, हाँ हाँ, हंसते हुए, मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भैया से ले लूंगा। बंदिता, आपके भैया के पास भी मेरा नंबर नहीं है। आप चाबी ला करके मेरे डिपार्टमेंट में किसी वार्ड बॉय को दे दीजिएगा। बंदिता अंदर चली जाती है। फिर शाम को जब वो छूटती है तो पार्किंग में आकर के गाड़ी देखती है। गाड़ी वहां नहीं होती है। वो डिपार्टमेंट में फोन कर चाबी के लिए पूछती है, पर किसी को चाबी नहीं मिली होती है। वो खुद पर भुनभुनाते हुए बाहर निकलती है तो रोहित को खड़े देखती है। उसे देख बंदिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसे नजरअंदाज करते हुए एक ऑटो में बैठ जाती है। रोहित भी उस ऑटो में बैठ जाता है। बंदिता का पारा और हाई हो जाता है, मगर जब वो गुस्से में होती है तो कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जब ऑटो वाला आगे नहीं बढ़ता है तो वो गुस्से से उससे कहती है, भैया जल्दी चलिए, मुझे लेट हो रहा है। ऑटो वाला, अरे मैडम पहले बताइए तो कहाँ जाना है? इससे पहले कि बंदिता कुछ कहती रोहित बोल पड़ा, कहीं नहीं जाना है, हमें तू गाड़ी से उतार।
तुझे पैसे मिल जाएंगे। इससे पहले कि ऑटो वाला जाता बंदिता ही उतर करके जाने लगी। रोहित जल्दी से ऑटो वाले को पैसे दे करके उसके पीछे भागता है और बंदिता के सामने आ करके हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। बंदिता, देखिए ये मेरा हॉस्पिटल एरिया है, यहाँ तमाशा मत कीजिए। रोहित, बिना कुछ जाने किसी को सजा देना भी तो अच्छी बात नहीं है। बंदिता, मैंने उसे नंबर नहीं दिया तो आपने ये तरीका निकाला। आप वो स्कूटी मेरी तरफ से गिफ्ट कर दीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। रोहित, ओ जस्ट शट अप। हाँ, उसे एक जरूरी काम आ गया था तो वो जल्दबाजी में आपकी चाबी लेकर के आउट ऑफ सिटी चला गया था। और हाँ, मुझे किसी के बारे में कुछ जानना हो ना तो उससे पूछने की जरूरत नहीं हो, मुझे सब पता चल जाता है। रोहित चला जाता है। बंदिता भी एक ऑटो रोक करके घर चली जाती है, पर उसका दिमाग उसी बात में लगा रहता है। वो घर पहुंचती है और अपने कमरे में चली जाती है। पूछने पर वो थके होने की बात कह करके सो जाती है। बंदिता को फिर अपने व्यवहार के बारे में सोच करके गिल्ट फील होता है। वो सोचती है कि मुझे ना बिना बात का गुस्सा आता है, आखिर गलती सबसे हो सकती है। दूसरे दिन बंदिता की रात की ड्यूटी होती है। वो राउंड पर जाती है। अंकिता के पापा का प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बंदिता राउंड के दौरान उनके वार्ड में जाती है जहां रोहित और मयंक भी होते हैं। बंदिता रोहित को देखती है और रोहित उसकी तरफ देखने लगता है। बंदिता अंकिता के पापा को चेकअप कर और नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे वहां से चली जाती है। सुबह ड्यूटी खत्म होने पर वो घर के लिए निकलती है और गेट पर मयंक को खड़ा पाती है। मयंक को देख करके वो रुक जाती है। मयंक, आई एम वेरी सॉरी बंदिता जी, वो गलती से मैं चाबी ले करके कहीं चला गया था। बंदिता, ओ नहीं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैंने ही ओवर एक्टिंग कर दिया। मैंने रोहित जी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप मुझे उनका नंबर देंगे प्लीज? मयंक, ठीक है, ये लीजिए चाबी और ये उनका कार्ड। बंदिता घर आती है। कार्ड से नंबर फोन में सेव करके वो कार्ड बैग में डाल लेती है। रात में वो रोहित को फोन करने का सोचती है पर वो संकोच से कर नहीं पाती। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर में हॉस्पिटल से उसे फोन आता है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां उसे पता चलता है कि उसे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेमिनार अटेंड करने जाना है। वो पता ले उस होटल पहुंचती है। वो सेमिनार अटेंड कर बाहर निकलती है। तभी उस होटल के बार एरिया से उसे पारुल एक लड़के का सहारा लेकर के बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। वो थोड़ा और पास जा करके उसे ध्यान से देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसने बहुत ज्यादा पी रखी है। वो तुरंत उससे थोड़ी दूरी बना करके रोहित को कॉल करती है। एक दो रिंग के बाद फोन उठ जाता है। रोहित, हेलो। बंदिता, हाय रोहित, दिस इज बंदिता। रोहित थोड़ा बनते हुए, कौन बंदिता? बंदिता, ओह कमान, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ होटल पार्क इन में हूँ। मुझे अभी यहाँ पारुल दिखी एक लड़के के साथ। सी इज टोटली ड्रिंक। मुझे वो लड़का भी ठीक नहीं लग रहा है, आप जल्दी आइए, तब तक मैं हैंडल करती हूँ। बंदिता फिर पारुल के पास जाती है और फिर वहां जा करके बोलती है, ओ हाय पारुल, व्हाट प्लीज सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? पारुल, ओ 1-1, बंदिता नो। ओ फिर उसी लड़के के कंधे पर लुढ़क जाती है। बंदिता वो उस लड़के से पूछती है, यू? लड़का, ओ हाय, आई एम वकार, पारुल्स फ्रेंड। उसने काफी पी ली थी तो मैं उसे घर ले जा रहा था। बंदिता, ओ नाइस टू मीट यू, आई एम बंदिता। लड़का, अब मैं चलूं? बंदिता, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं करूं। वैसे किसके घर ले जा रहे थे? लड़का ओ करने लगता है। तभी पारुल को थोड़ा होश आता है तो वो बंदिता को देख करके उससे लिपट जाती है। बंदिता को शराब की स्मेल से उबकाई सी आ जाती है पर वो अपने को कंट्रोल कर पारुल को थाम लेती है। पारुल नशे में बड़बड़ाते हुए कहती है कि ओ बंदिता, अपने होने वाली अब्बी को समझाओ ना, वकार इज नाइस बॉय और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। टेल मी, नहीं हूँ ना। बंदिता नहीं में सिर हिलाती है। वहीं तो ड्रिंक करने से कोई लड़की बैड हो जाती है पर ये ब्लडी सोसाइटी पारुल बड़बड़ाती है। अभी पारुल बड़बड़ा ही रही होती है तभी रोहित वहां आ जाता है और पारुल को बंदिता के पास से खींचते हुए गाड़ी में गाड़ी लाक कर वापस वहीं आता है। इधर मयंक वकार को पकड़े हुए था। रोहित वहां से वकार को 3-4 थप्पड़ मारता है। होटल का स्टाफ वहां जमा हो जाता है। बंदिता रोहित को
वकार से अलग करती है। बंदिता उसका हाथ पकड़ करके दूसरी ओर ले जाती है और उससे कहती है, डोंट क्रिएट पैनिक, पारुल की बदनामी होगी, घर जाइए, सी नीड केयर। रोहित उसकी बात सुन करके उसे देखते हुए अपना हाथ देखता है, फिर मयंक को इशारा कर गाड़ी में बैठ जाता है। मयंक गाड़ी के पास आता है, फिर थोड़ी देर में वो वापस बंदिता के पास आता है और कहता है, बंदिता जी आप कैसे जाएंगी? बंदिता, थैंक्स, मैं गाड़ी लाई हूँ। सब वहाँ से निकलते हैं। घर पहुँच करके रोहित फिर अपनी मम्मा को पारुल को छूट देने के लिए खूब चिल्लाता है। मालिनी पारुल को उसके रूम में ले जाती है। रोहित अपने रूम में आता है और अपना हाथ देखते हुए बंदिता के स्पर्श को महसूस करता है। श्याम जी कॉफी लाते हैं। वो फ्रेश हो करके कॉफी पीता है और बंदिता को थैंक्स का मैसेज भेजता है। थोड़ी देर में बंदिता मैसेज देख लेती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन बंदिता की दिन की ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी खत्म कर टैक्सी के लिए बाहर खड़ी होती है कि बहुत तेज बारिश आ जाती है। वो जल्दी से पास लगे एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है कि उफ, ये बिना मौसम बरसात। तभी एक गाड़ी तेजी से उसके पास आकर के रुकती है। उसके सामने का दरवाजा खुलता है। बंदिता को रोहित नजर आता है। वो मुस्कुराता है और हार्न बजा करके उसे अंदर आने का इशारा करता है। बंदिता सिर को दुपट्टे से ढक जल्दी से गाड़ी में आ जाती है। रोहित भीगने का इरादा था। बंदिता, अरे नहीं, ये सब मुझे बहुत सिली सा लगता है। रोहित, घर पर सब कैसे हैं? बंदिता, ठीक है। पारुल ठीक है? रोहित, हाँ। बंदिता, आप अभी तक नाराज हैं? रोहित, किस बात के? बंदिता, कुछ नहीं। रोहित गाड़ी रोक देता है और बंदिता की तरफ मुंह करके कहता है, जानती हैं बंदिता जी, जिस दिन आपको पहली बार देखा ना, उस दिन वासना की नजर से देखा, पर जिस दिन आपसे मिला उस दिन ना जाने क्यों नजर ही पवित्र हो गई। शायद आपसे पहली नजर वाला प्यार हो गया। मेरी जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां आईं, पर वो सब मुझसे नहीं, डैड की पोस्ट से अट्रैक्ट हो करके मेरे पास आई। वे हर कीमत पर मुझे सिर्फ खुश करती थी, पर आप एकदम अलग। आप जानती हैं कि हम दोनों की शादी की बात चल रही है, पर आपने कभी भी मुझे या मेरे परिवार को खुश करने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं जानता कि आपका फैसला क्या होगा, पर मैं जब कभी भी शादी करूंगा ना तो सिर्फ आपसे। बंदिता सिर झुकाए रोहित की बात सुन रही थी। फिर रोहित उसे शांत देख पूछता है, एक जगह चलेंगी मेरे साथ? बंदिता, पर 8 बजने वाले हैं। रोहित, बस आधा घंटा। बंदिता, ओके। रोहित बंदिता को एक झील के किनारे ले जाता है। सामने निकला चांद उसकी ओर शोभा बढ़ा रहा था। बंदिता उस जगह को देख करके खुश हो जाती है। बंदिता, वाह, इतनी खूबसूरत जगह भी है अपनी सिटी में। रोहित, किताबों के अलावा कभी और भी कुछ देखा है? बंदिता ने मुस्कुराते हुए नहीं में सिर हिला दिया। फिर वो पास लगे बेंच पर बैठी वहां की खूबसूरती देखने लगी और रोहित उसे बड़ी देर तक रोहित को अपनी ओर देखता पा वो ब्लैश करने लगी। वह गर्दन नीचे कर मुस्कुराने लगी। उसके मन के रेगिस्तान में शायद ये प्रेम की पहली बूंद थी। उसे भी यूं शर्माता देख करके रोहित कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, अब इतना मत शर्माइए कि मेरा दिल उछल करके बाहर आ जाए। बंदिता, बातें अच्छी बना लेते हैं आप। अच्छा, अब चलें वरना लेट हो जाएगा। रोहित, पहले एक प्रॉमिस करो कि कल मेरे साथ लंच या डिनर, जैसा भी आपकी ड्यूटी के हिसाब से, मैं आपको आपके चौराहे से पिक कर लूंगा। बंदिता, कल मेरा ऑफ है, सब जानते भी हैं। फिर मैं कहीं फालतू का जाती भी नहीं। घर वालों से क्या कहूंगी? मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे बहानेबाजी भी नहीं आती है। मैं अपने घर वालों से झूठ भी नहीं बोल पाती। मुझे पसीना आने लगता है। रोहित, हे भगवान, मेरा क्या होगा? कितनी क्यूट हो तुम बंदिता। ये सुन करके बंदिता शर्मा जाती है। फिर रोहित कहता है, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, अगर तुम्हें आपको बुरा ना लगे। बंदिता, वैसे तुम भी मेरे नाम के साथ अच्छा लगता है ना? रोहित मुस्कुराने लगता है। दोनों अपने अपने घर आते हैं। बुआ बंदिता की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, बाबू जानते हो, आजकल हमारे चौराहा पर एक काली सी गाड़ी बहुत मंडरा रही है, सब बहुत बात कर रहे हैं। ये सुन करके बंदिता घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। राजेश, होगा दीदी, शहर है
कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई नए लोग आए होंगे। फिर सब खाना खाते हैं। उसी समय बुआ बोलती हैं, बंधु बहुत दिन हो गए हैं, तुमने तेल नहीं डाला, सोने से पहले कमरे में आना तो आज तेल लगा दूंगी। बंदिता, जी बुआ। थोड़ी देर बाद बंदिता बुआ के कमरे में आती है। बुआ उसे तेल और मोढ़ा ले करके अपने पास बुलाती हैं। फिर तेल लगाते लगाते बुआ ने बंदिता से कहा, बिटिया कौन है वो? बंदिता अपनी आंखें मींच लेती है, फिर बोलती है, बुआ और रोहित था। बुआ, वासु का लड़का। बंदिता, जी बुआ। बिटिया मन में कोई बात हो तो छुपाना नहीं। बंदिता, जी। इसी दौरान बंदिता और रोहित की छोटी मोटी मुलाकातें होती रहती हैं। बंदिता अब उसमें थोड़ा खुलने भी लगी थी। दोनों अब फोन पर भी बातें करने लगे थे। इसी बीच होली आती है। बंदिता की कॉलोनी में सब लोग पार्क में इकट्ठा होकर के होली मनाते थे। उसके घर में भी तैयारी हो रही थी, पर बंदिता होली नहीं खेलती थी, इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ की मदद कर रही थी। कुछ देर बाद सब होली खेलने चले जाते हैं। बंदिता घर पर अकेली होती है। वो घर के पर्दे वगैरह सब ठीक से लगा रही थी। तभी डोर बेल बजती है। बंदिता ये सोचते हुए कि लगता है अंशुल कुछ लेने आया है, उसने डोर खोला। सामने रोहित खड़ा होता है, झक सफेद लखनवी कुर्ते में। बंदिता उसे देख चौंकते हुए कहती है, आप? रोहित, मैं हूँ। रोहित, हूँ मैं। वो अंकल से आशीर्वाद लेने आया था। बंदिता, पर वो तो होली खेलने गए हैं। रोहित, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। बंदिता हाँ कह करके उसे देखने लगती है। तब रोहित कहता है, अरे यार पूछताछ हो गई हो तो अब तो अंदर बुला लो। बंदिता, ओ हाँ सॉरी, आइए। रोहित अंदर आता है। बंदिता उसे अंदर बैठाती है। रोहित अपने हाथ पीछे किए हुए सोफे पर बैठ जाता है। बंदिता को कुछ शक होता है तो वो दूसरे साइड के सोफे के पीछे खड़ी हो जाती है। वो रोहित से पूछती है, आपने होली नहीं खेली? रोहित, हूँ। तुमने भी तो नहीं खेली? बंदिता, मैं तो खेलती ही नहीं। रोहित, क्यों? बंदिता, ऐसे ही, पता नहीं। पर आपने क्यों नहीं खेली? रोहित, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलनी है। जब तक बंदिता कुछ कहती तब तक रोहित बंदिता के पास पहुंच जाता है। बंदिता पीछे कदम बढ़ाते हुए उससे प्लीज प्लीज कहने लगती है। रोहित मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तब तक पीछे रखी एक साइड टेबल से टकरा करके बंदिता गिरने वाली होती है कि रोहित उसकी कमर में हाथ डाल करके अपनी ओर खींच लेता है। अपनी आंखें बंद कर लेती है बंदिता। रोहित के स्पर्श से उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। रोहित उसके गालों पर गुलाल मल देता है। फिर रोहित बंदिता से कहता है, मुझे रंग नहीं लगाओगी? बंदिता आंखें खोलती है और रोहित से कहती है कि गुलाल तो लाने दीजिए। रोहित उसके हाथों पर लगे गुलाल की ओर इशारा करते हुए, हूँ, मुझे तो यही गुलाल लगाने हैं। बंदिता, धत, प्लीज छोड़िए, कोई आ जाएगा। रोहित, पहले गुलाल। बंदिता, हाथ तो छोड़िए। रोहित, हूँ, मुझे तो यहीं से लगाने हैं। बंदिता, प्लीज। रोहित, सोच लो, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहूंगा। फिर रोहित उसको अपने एकदम पास करते हुए कहता है कि बंदिता, तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर रही है, जल्दी से गुलाल लगा दो, नहीं तो मदहोशी में कुछ कर जाऊंगा। बंदिता ये सुन करके घबरा जाती है और जल्दी से अपने गाल से उसके गाल पर रंग लगा देती है। फिर कहती है, छोड़िए मुझे। रोहित, अब ये तो नाइंसाफी है ना, एक तरफ रंग और दूसरी तरफ सादा। बताओ ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए बंदिता अपनी आंखें बंद कर जल्दी से दूसरे गाल पर भी गुलाल लगा देती है। फिर तो रोहित उसे पूरा ही गुलाल में रंग देता है। वो गुलाल से उसकी मांग भी भर देता है। तभी उन्हें भोला की आवाज सुनाई देती है, भैया जी, आप लोगों की होली हो गई हो तो सब अंदर आ जाएं। बंदिता घबरा करके रोहित से अलग होती है और रोहित मुस्कुराते हुए भोला से कहता है, वर्मा जी आप कब आए? भोला, भैया जी आप लोगों ने दरवाजा तो ठीक से बंद कर लिया होता, सिर्फ मैं ही नहीं सब लोग आए हैं, आप कहें तो अंदर बुलाएं। रोहित और बंदिता एक दूसरे को बेचारगी से देखते हैं। सब अंदर आते हैं। वसुदेव जी भी होते हैं। बंदिता की हालत देख करके बुआ कहती हैं, अरे बिटिया, जब बबुआ अपने इतने पसंद थे तो होली ससुराल में ही मनाई होती, बेचारे को छुप छुपा के होली खेलने तो नहीं आना पड़ता। तब राजेश जी कहते हैं, तो बताइए भी हम बात पक्की समझें। दोनों सर झुकाए
खड़े थे मुस्कुराते हुए। चलो आओ दोनों, सबका आशीर्वाद लो दोनों। और फिर दोनों आते हैं और सबके पैर छूते हैं। वसुदेव जी बंदिता को खूब आशीर्वाद देते हैं। बुआ भी रोहित की बलैया लेती हैं और अपनी पोटली से चांदी का एक सिक्का निकाल करके उसे थमा देती हैं। वसुदेव जी राजेश जी से कहते हैं, राजू अक्षय तृतीया के पावन दिन अपनी बेटी लेने आऊंगा मैं, तैयार रहना। राजेश जी भावुक होते हुए कहते हैं कि अरे राजेश, ये तो मेरा सौभाग्य है, शायद सही मायने पिछले जन्म में मोती लुटाए हों। बंदिता आकर के अपने पापा से लिपट जाती है। फिर थोड़ी देर में वे अपने घर चले जाते हैं। पांडे जी मालिनी को अक्षय तृतीया के दिन बात पक्की होने की बात बताते हैं। मालिनी जी खूब हंगामा करते हुए कहती हैं कि ना मुझसे पूछा ना जांचा, बस और खबर सुना दिया, ना रोका ना सगाई, बस सीधे शादी। ऐसा भी कहीं होता है? सब क्या कहेंगे, एक ही तो लड़का है हमारा, ना दान ना दहेज। बस उन कंगालों को तो ये मौका मिला और लपेट लिया मेरे बेटे को। अरे तान्या के पापा तो अपना अंपायर ही अपने दामाद को देने की बात कर रहे थे, पर हमारे दानदाता जी तो मुफ्त में ले आए हैं उस डॉक्टरनी पर। रोहित, अच्छा मॉम, तो कितने की बोली लगाई है मेरी? मॉम, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता अपनी शादी में। अगर बंदिता या उसके घर वालों को किसी ने कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिनी, हाँ बेटा, अब यही सुनना बाकी रह गया था। रोहित अपने कमरे में चला जाता है। वसुदेव जी मालिनी को अपने कमरे में बुला करके चले गए। थोड़ी ही देर बाद मालिनी वसुदेव जी के कमरे में पहुंचती हैं। वहां वो वसुदेव जी से उलाहने देती हैं। वसुदेव जी उनकी बात सुनते हैं, फिर कहते हैं, मनु, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रोहित तान्या को नहीं पसंद करता है। वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है मेरे जीते जी। अगर खुशी से शादी में शामिल होगी मन्नू, तो रोहित भी तुम्हारा मान रखेगा। मालिनी मन मसोसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बंदिता के साथ रह करके रोहित भी बदलने लगता है। उसके चेहरे की मुस्कान वापस आ जाती है। शराब तो उसने मानो त्याग ही दी हो। वसुदेव जी भी उसे ऐसे देख करके बड़े खुश होते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें यह चिंता भी सताती है कि कहीं शादी के बाद रोहित फिर बदल गया तो क्या बंदिता जैसी लड़की निभा पाएगी उसके साथ। लेकिन फिर मां विंध्यवासिनी से मन ही मन सब ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। फिर धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगती हैं। वसुदेव जी बंदिता के लिए पूरे देश से साड़ियां, एक से एक साड़ियां मंगवाई। उधर बंदिता ने बुआ के लड़के अमित भैया को फोन करके शादी में आने का निवेदन किया। शादी के दिन नजदीक आ गए थे। शादी की रस्में भी शुरू हो गई। रोहित और बंदिता का मिलना जुलना भी कम हो गया था। शादी के 2 दिन पहले बुआ जी का लड़का अमित अपनी बीबी सनाया के साथ वहां आ गया। सब उसे देख करके बड़े खुश थे, पर बुआ जी अपने कमरे में जा करके बैठ गई। दिल की टीस आंखों से बह निकली। अमित और सनाया माँ के कमरे में आते हैं। अमित, माँ, पर अमित की माँ तो रूठी बैठी थी। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ एक बार तो मेरी तरफ देखो। बुआ जी अमित के मुंह से ये सुनते ही फपक करके रो पड़ी। अमित माँ के गले लग करके रो पड़ा। बुआ जी ने रोते हुए कहा कि एक बार भी माँ की याद नहीं आई लल्ला। अमित, माँ आपने ही तो कहा था कि अब मुंह मत दिखाना। बुआ, बेटा क्या तू अपनी माँ को नहीं जानता? एक बार गया तो फिर सुबकते हुए। सयाना बुआ का हाथ पकड़ते हुए, माँ ऐसा कोई दिन नहीं जब आपके लिए अमित रोए ना हो। माँ क्या एक पराये के लिए आप अपनों को छोड़ दोगी? माँ जानती हैं हर दिन अमित मामा जी और बंधु से आपका हाल पूछते थे। बुआ सनाया की बात सुन करके भरभरा जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। शायद मैं हठ में भूल गई कि मेरा बेटा कुछ गलत कैसे कर सकता है। तीनों एक दूसरे से लिपट करके रोने लगते हैं। वहां मौजूद सब लोग माँ बेटे का मिलन देख करके भावुक हो जाते हैं। आज रोहित और बंदिता की हल्दी की रस्म होनी थी। बंदिता के घर में खूब गहमा गहमी थी। वहीं दूसरी ओर रोहित के घर में वसुदेव पांडे ही रोहित की मां बने थे, क्योंकि मालिनी
हर काम बेमन से कर रही थी। वसुदेव जी ने अपने एक दो रिश्तेदारों को भी बुलाया था। मालिनी के भाई भाभी भी आए थे। रोहित और उसके मामा मामी एक दूसरे से काफी क्लोज थे, पर मालिनी जी के स्वभाव के कारण अब रिश्तों में थोड़ी गांठ पड़ गई थी। रोहित की मां नेहा काफी सुलझी हुई औरत थी, इसलिए वो रिश्तों की दूरी पाटने के लिए मालिनी के व्यवहार को महत्व नहीं देती थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने वसुदेव जी को चिंता मुक्त कर दिया। वंदिता के घर पर भी हल्दी की रस्म होती है। अमित और सनाया के आने से माहौल और खुशनुमा हो जाता है। सनाया बड़े ही उत्साह से सब रस्मों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। हल्दी के दिन वंदिता ने पीली साड़ी पहनी थी, बालों में जूड़ा बना, बेले का गजरा लगा लिया, बेहद खूबसूरत लग रही थी। बुआ उसे देखते ही बलैया लेने लगी और बोली, हमार नगबही आज साक्षात गौरा पार्वती लग रही है। सब बुआ की बात सुन करके हंसने लगते हैं। वंदिता को सब हल्दी लगाते हैं। शाम को हल्दी का भोज और दूसरे दिन शादी। रात में वंदिता हल्दी वाले कपड़े चेंज कर नहा धो करके बैठी थी कि तभी पारुल का वीडियो कॉल आता है। वंदिता रिसीव करती है। हेलो पारुल, हाय वंदिता, हाउ आर यू? वंदिता, फाइन, तुम लोग कैसे हो? स्क्रीन में पीछे राहुल भी दिखता है। पारुल, मैं तो भी फुल मूड में हूँ, बट पीछे वाले का हाल बुरा है। वंदिता मुस्कुराती हुई उन दोनों को देखती है, तभी पारुल कहती है, अच्छा लो, थोड़ा तुम दोनों भी बातें कर लो, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। वो रोहित को फोन दे करके चली जाती है। रोहित, आखिर लग ही गई आपको मेरी नाम की हल्दी। वंदिता मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है, हूँ, पता है रोहित, जब मेरी क्लासमेट्स या और लड़कियां इन सब चीजों के बारे में बात करती थी ना, तो मुझे बड़ा फनी लगता था। बट अब क्या रोहित, अब एक अजीब सी फीलिंग होती है, पेट में अजीब सी उथल पुथल। रोहित, इधर भी यही हाल है जाने मन, बस मन करता है आऊं और उठा के तुम्हें अपने पास ले आऊं। वंदिता, रोहित, अच्छा एक चीज कन्फेस करूं तुमसे, लेकिन प्लीज रूठना मत वरना मर जाऊंगा मैं। वंदिता, यू बिहेव लाइक अ टीनेज बॉय। रोहित, लगने दो ना, तो तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी बन जाएं जाने मन। एक बात कहूं बंधु, तुमसे मिलने से पहले मैं रोज ड्रिंक करता था, कभी कभी ड्रग्स भी लेता था, पर जब से तुम जिंदगी में आई हो ना, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, ना शराब ना कुछ, बस तुम और तुम ही जिंदगी का हर ख्वाब, हर नशा बन गई हो। प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना, वरना मैं अपने आप को ही बर्बाद कर लूंगा। वंदिता कुछ देर चुप रह करके, उम्मीद करती हूँ कि फिर इन चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। रोहित, तुम साथ दोगी ना, तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, फिर नशा क्या चीज है। वंदिता कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि एक बात पूछूं, सच बताएंगे? रोहित, मैं जिद हूँ या चाहत? रोहित, पसंद जो अब जिद बन गई है। वंदिता, एक और बात कहूँ, प्रॉमिस करेंगे? रोहित, कहो। वंदिता, रोहित, मुझे बातें बनाना नहीं आता है और ना ही मैं प्यार जैसे पचड़े में कभी पड़ी हूँ। बचपन से ही बस मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, उसके अलावा ना मैंने कुछ सोचा ना चाहा। सपना पूरा हुआ, फिर जिंदगी में आप आए, और वो कहावत है ना, अपोजिट अट्रैक्शन, उसी तरह से मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। पता ही चला कब आपकी हरकतें मुझे भाने लगी, आपकी वो केयर, आपका वो मेरे पीछे आना और आपके वो ग्रेट वन लाइनर सब मुझे आपकी तरफ खींचने लगे। कब आपने मेरे मन में जगह बना ली मैं जान ही नहीं पाई। मैं ना तो जल्दी किसी से जुड़ पाती हूँ, ना अपने मन की बात कह पाती हूँ, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि कभी दिल नहीं दुखाएंगे मेरा आप। रोहित, आई लव यू बंधु, जान से भी ज्यादा चाहने लगा हूँ तुम्हें। वंदिता ये सुन करके मुस्कुरा देती है और कहती है, सो जाइए, गुड नाइट। रोहित, अरे ये क्या, आई लव यू का जवाब गुड नाइट थोड़े ना होता है, प्लीज तुम भी बोलो ना। वंदिता मुस्कुराती है और कहती है, प्लीज मुझे शर्म आ रही है। रोहित, हाय वंदिता, ऐसे शर्मा शर्मा के ही ना तो तुमने मेरे दिल को मरीज बना दिया है, अब आई लव यू बोल दो, दवा भी दे दो। वंदिता, पहले आंखें बंद करो। रोहित, लो बंद कर ली। वंदिता, आई? रोहित, हाँ। वंदिता, लव यू। रोहित, बोलो ना प्लीज यार। वंदिता, आई लव योर आईज, ये कह दो जल्दी से। फोन काट देती है। रोहित मुंह बना करके रह जाता है, फिर वंदिता की बातें याद करते हुए नींद की आगोश में आ जाता है। आज शादी का दिन था। राजेश जी
ने एक छोटा सा रिसोर्ट बुक किया था। बंदिता के सब रिश्तेदार और घर वाले सब वहां पहुंच गए होते हैं। छोटी छोटी रस्में शुरू हो गई थी। शाम को बंदिता तैयार होने पार्लर गई। तैयार होने के बाद सनाया अमित को कॉल करती है। अमित एक ब्रांड न्यू सीडान कार से वहां आता है। बंदिता और सनाया दोनों बाहर आती हैं। गहरे गुलाबी लहंगे में बंदिता इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि अमित और बाकी लोग उसे मुंह फाड़े देख रहे थे। बंदिता अमित की कार देख कहती है, अरे भैया ये किसकी कार है? अमित, तुम्हारी, मेरी बहन। बंदिता, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इतनी महंगी कार? अमित, ये मेरी और सनाया की तरफ से गिफ्ट है। बंदिता सनाया की तरफ देखती है। सनाया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। सब रिसोर्ट पहुंचते हैं। थोड़ी देर में बारात भी पहुंच जाती है। बंदिता के घर वाले बारातियों का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में जयमाल का कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है। रोहित जयमाल स्टेज पर आता है। थोड़ी देर बाद बंदिता भी वहां आ रही होती है। गहरे गुलाबी लहंगे में सजी बंदिता को देख करके रोहित मानो सपनों की दुनिया में चला जाता है। बंदिता स्टेज पर आती है। फिर रोहित और पारुल के दोस्तों की मस्ती के बाद दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रोहित शादी में हर रस्म को इतनी जल्दी जल्दी करता है, उसे देख बुआ चुहल करती हैं। का बबुआ, पेट वेट तो नहीं ना खराब है कि हर काम में जल्दी मचाए हो? बुआ की बात सुनकर के रोहित खिसिया सा जाता है। बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। तब भोला जी कहते हैं कि वो क्या है ना बुआ जी, दादी हमारे भैया जी ने सबसे अच्छी चीजों का किसी और के पास नहीं रहने देते हैं, और बहुरानी तो मतलब करोड़ों में से एक हैं, वो जल्दी मचाएंगे ही। इसी तरह से हंसी खुशी के माहौल में शादी संपन्न होती है। दूसरे दिन बंदिता की विदाई होनी थी। माहौल गमगीन था। अमित की कार में रोहित को बैठा देख वसुदेव जी उससे कहते हैं, ये कब ली? रोहित, बंदिता के भैया ने कहा कि विदाई इस कार में होगी और मैं इसी में बैठूं तो मैं बैठ गया। रोहित की बात सुनकर के वसुदेव जी राजेश जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजेश, मैंने सिर्फ बंदिता को तुमसे मांगा था, फिर इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? राजेश जी, वासु मेरे दोस्त, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं कुछ दे सकूं? वो तो अमित और सनाया ने अपनी तरफ से बंदिता को दिया है। वसुदेव, ऐसा क्यों कहते हो मेरे दोस्त? तुम्हारे पास तो वो अनमोल नगीने हैं, तुम तो सबसे ज्यादा अमीर हो। थोड़ी देर बाद बंदिता की विदाई हो जाती है। रोती धोती बंदिता ससुराल चल देती है। रास्ते में बंदिता को उदास देख करके रोहित उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि एक बात बताओ यार, जब तुम लड़कियों को रोना ही होता है तो शादी क्यों करती हो? बंदिता उसे गुस्से से घूरती है। रोते रोते बंदिता की नाक लाल हो जाती है और इसी से उसकी नथ भी कहीं सरक जाती है। रोहित जब उसे बिना नथ के देखता है तो पूछता है कि तुम्हारी नथ कहाँ गई? बंदिता अपनी नाक छूती है और कहती है, लगता है कि कहीं सरक गई। रोहित, लो भाई, हम यहाँ मैडम की नथ उतारने का ख्वाब सजाए बैठे हैं और मैडम है कि उसे गायब करके बैठी हैं। रोहित की बात सुनकर के ड्राइवर हंसने लगता है तो रोहित उसे डांटते हुए कहता है कि अब तू क्या खी खी कर रहा है, चल चुपचाप गाड़ी चला। रोहित की बात सुनकर के बंदिता कहती है कि अब उससे लड़ेंगे कि नथ भी ढूंढेंगे। फिर दोनों झुक करके नथ ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के दौरान दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसी दौरान घर भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे में ऐसा खोए थे कि उन्हें होश ही ना था। रोहित कार में बंदिता का हाथ पकड़ बिल्कुल प्रपोज वाली मुद्रा में बैठा था। ड्राइवर कार रोक करके दरवाजा खोल देता है। दोनों को फिर भी होश नहीं होता है। फिर रोहित की मम्मी कार में अंदर की ओर झांक कर कहती हैं, अब यूं ही एक दूसरे को देखते ही रहना है कि घर के अंदर भी आना है। मामी की आवाज सुन करके रोहित हड़बड़ा करके उठता है और कार की छत से टकरा जाता है। फिर आउच कर वो मामी को देखते हुए कहता है, क्या मामी, कबाब में हड्डी बन गई? पहली बार तो श्रीमती जी ने अभी आंखों में आंखें डाली थी कि आपने धुआं कर दिया। अब जिंदगी ना धुआं करवा लेना अपनी श्रीमती से। तुम जल्दी से घर में आओ, बहुत तमाशा हो गया। ये मालिनी जी की बोली थी। मालिनी की बात सुन करके
कट कर रह गई थी। बंदिता आंखें भरभरा गई तो घूंघट आगे खींच लिया। तभी हाथों पर रोहित का स्पर्श पा करके सामान्य हुई। द्वार छिकाई की रस्म हुई। पारुल ने नगद मांगे तो उसने अपनी चेन उसे पकड़ा दी। फिर हुई अंगूठी की रस्म, जिसमें रोहित जानबूझ करके हार जा रहा था तो मालिनी फिर टोंट कसती हैं कि आजकल की लड़कियां भाई लड़कों से मिलते ही ना जाने कौन सा घुट्टी पिला देती हैं कि लड़के तो भाई सुध बुध ही खो बैठते हैं। तब रोहित कहता है, माँ मैं डैड का बेटा हूँ। जैसे डैड आपको देख करके सब भूल जाते हैं वैसे ही सेम मैं बंदिता को देख करके सब भूल जाता हूँ। रोहित की बात सुन करके सब मुंह दबा करके हंसने लगते हैं तो मालिनी तिलमिला कर कहती है। फिर नेहा मामी बंदिता को कमरे में ले जाती हैं। मामी बंदिता से कहती हैं, बेटी मैं रोहित की मामी हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शाम को रिसेप्शन है। मामी कमरा बंद करके चली जाती हैं। कमरा मोगरे के फूलों से सजा हुआ था। कमरे को एक दीवार पर बंदिता की अनगिनत फोटो टंगी हुई थी। अपनी तस्वीर को देख करके बंदिता खिल जाती है। फिर उसे अपने घर की याद आती है तो वो घर पर फोन करती है। घर पर सब उससे बात कर खुश होते हैं। अभी बंदिता बात ही कर रही होती है कि पीछे से रोहित उसकी कमर में हाथ डाल करके उसे पकड़ लेता है। वो घबरा करके फिर फोन करने की बात कह करके फोन काट देती है। अभी हमसे भी तो 2 पल बात कर लिया करो। रोहित उसे बाहों में भरते हुए बोला। बंदिता आप यहाँ क्यों आ गए? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? रोहित उसे बेड पर बिठा खुद उसकी गोद में लेट कर कहता है, मेरा कमरा मेरी बीबी तो भाई लोग कुछ भी कहें, मुझे क्या। अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ कि कमरा कैसा लगा? बंदिता, हूँ इम्प्रेसिव है, बट आपने तो मेरे सामने तो कभी आपने मेरी कोई पिक्चर नहीं ली, तो ये मेरी इतनी सारी पिक्चर्स कहाँ से मिली? रोहित, जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी कोई तस्वीर ना हो मेरे पास, ऐसा भला हो सकता है? बंदिता को उसका बड़बोलापन अच्छा नहीं लगता है तो वो तुनक कर कहती है, आई एम नॉट अ थिंग। रोहित उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहता है, हूँ आप तो हमारी जान हैं। फिर वो बंदिता को किस करने के लिए उसके पास आता है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो समझते हुए कहता है कि ये घरवाले भी ना मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर मामी होती हैं। रोहित, ओ मेरी डार्लिंग मामी, क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो बार बार? मामी, चल हट बदमाश, तू अभी से कमरे में क्या कर रहा है? फिर बंदिता की ओर देख उन्होंने कहा, इसने परेशान तो नहीं किया ना? बंदिता ने शर्मा करके सिर हिला करके नहीं बोला। तो फिर मामी बोली, अच्छा ठीक है, जाओ पहले कपड़े चेंज कर लो और फिर ये नाश्ता कर लो। पता नहीं रात में कुछ ठीक से कुछ खाया था या नहीं। बंदिता बाथरूम में चली जाती है। फिर मामी भांजे की आपसी चुहल शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद बंदिता बाथरूम से बाहर आती है। एक तो गोरा रंग, ऊपर से लाल साड़ी और खुले बाल, इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि रोहित पलंग से कूद करके उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, हाँ तो मोहतरमा आप दिल की डॉक्टर हैं, मगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। यार तुम्हें देख करके इतनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल में रखा है और तुम हो कि सुंदर और सुंदर बन करके मेरी परीक्षा ही ले रही हो। बंदिता उसकी बात सुनकर के हंसने लगती है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, रोहित आगे बढ़ करके उसे गोद में उठा करके बेड पर लिटा देता है और उसके पैरों के पास बैठ करके गाने गाने लगता है। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। मामी हंसते हुए रोहित से कहती हैं कि चल हट बदमाश, उसे चाय पीने दे। बंदिता रोहित की हरकतों को देख करके शर्मा सी जाती है। फिर दोनों चाय पीते हैं। शाम को रिसेप्शन में काफी भीड़ होती है। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले होते हैं। वसुदेव जी काफी व्यस्त होते हैं अपने मेहमानों की आओ भगत में। बंदिता के घर वाले भी आए होते हैं। बंदिता उन्हें देख बहुत खुश होती है। मालिनी और तान्या तो सब कुछ देख करके जल भुन राख होती रहती हैं। धीरे धीरे फंक्शन खत्म होता है। सब घर में आते हैं। नेहा मामी और पारुल रोहित को चिढ़ाने के लिए बंदिता को अपने पास रोक लेती हैं। उधर रोहित बंदिता को कमरे में ना पाकर के बेचैन हो जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो पारुल के कमरे में पहुंचता है। वो बंदिता को वहां पाता है। वो मामी के पास बैठ मुंह बना करके बोलता है, किस जन्म का बदला ले रही हो आप लोग? पारुल और मामी दोनों हंसने लगती हैं और पारुल मामी को आंख मार कर कहती है, मामी बंदिता काफी थकी हुई है ना, तो मैंने इसे अपने पास सुला लेती हूँ, क्योंकि भाई तो इसे सोने ही नहीं देंगे।
ना मामी, हाँ ठीक कह रही है तू। क्यों बंदिता, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? ये सुन करके रोहित बंदिता की ओर देखने लगता है, फिर जल्दी से बंदिता को गोद में उठा करके अपने कमरे में जाने लगता है। तभी सामने मालिनी और वसुदेव जी पड़ जाते हैं, तो वो उसे गोद में लिए उन्हें देखने लगता है। तो बंदिता कसमसा करके खुद ही नीचे खड़ी हो जाती है। ये देख करके मालिनी कहती हैं कि अब यही सब बेहयाई होगी घर में, इतने सारे गेस्ट भरे पड़े हैं पर कोई शर्म लिहाज रहे तब ना। बंदिता ये सुन करके शर्म से गड़ जाती है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ करके कमरे में आता है। बंदिता उसका हाथ झटक बेड पर बैठ जाती है, आंखें छलछला जाती हैं उसकी। इससे पहले ना तो कभी उसने कुछ सुना था, ना ही उसने ऐसी शर्मिंदगी महसूस की थी। रोहित उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो उसे झिटक करके बालकनी के पास खड़ी हो जाती है। रोहित फिर उसके पास जाता है, फिर उसके कंधे पकड़ करके उसे अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, मॉम की तरफ से सॉरी बंदिता, बट वो ऐसी ही हैं यार, जानती हो उनके ऐसे नेचर से डैड भी उनसे बहुत दूर भागते हैं। तुम ऐसे रोओगी ना तो फिर डैड मेरी जान ही ले लेंगे, क्योंकि तुम भी उनकी फेवरेट हो। बंदिता की कमर में हाथ डाल करके उसे अपने पास खींच करके कहता है, अब यार आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम दोनों आते ही सास बहू खेलने लगी, अब मेरा क्या होगा राम। बंदिता हंसते हुए, आपको ना एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए, पूरे फिल्मी हैं आप। रोहित तुम हमारी हीरोइन बनो तो जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, हर मूवी में किसिंग सीन जरूर होने चाहिए। बंदिता, धत शर्म नहीं आती आपको? रोहित की ऐसी चुहल भरी बातें सुन करके बंदिता उसके नजदीक आ जाती है और ढलती हुई रात के साथ रोहित बंदिता को प्रेम के नए नए पाठ पढ़ा जाता है जो बंदिता ने कभी ना पढ़े थे। बंदिता का तन मन प्रेम रस से ऐसे सराबोर हो जाता है जो अब तक उसने कभी ना चखा था। रोहित की मद भरी बातों और प्रेम ने उसे एक नई दुनिया में प्रवेश करा दिया था, जहाँ की रानी थी वो। रोहित ने उसके रोम रोम को अपनी खुशबू से भर दिया था। तो मानो सातवें आसमान पर था, उसकी नजदीकी ही उसे रोमांचित कर जाती थी। आज वो पूरी तरह से उसके पास थी, उसकी बाहों में। मित्रों, इस कहानी में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।